मैं अपनी अगली कवित्री पूनम अरोड़ा जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और कुछ कविताएं पढ़ें। सबसे पहले तो मैं सीरत जी को बधाई देना चाहूँगी। इतनी अच्छी एग्ज़िबिशन, लास्ट टाइम मुझे मौका मिला था जब कुंवर नारायण जी के साथ मिलकर हमने कुछ बड़ा सुंदर सा कविता पाठ था, तो उस पाठ का मैं हिस्सा बनी और इस मौके का भी हिस्सा बन रही हूँ। मुझे ऐसे हमेशा से मुझे यही लगता है कि हम ना लिखने वाले, चाहे वो कला लिखने की हो, चाहे वो कला दिखने की हो, चाहे वो कला कागज़ पर हो, पेपर पर हो, कपड़े पर हो, दीवार पर हो, सब एक जैसा है। क्योंकि वहाँ आपका मन है, वहाँ आपकी सोच है, वहाँ आपकी कल्पना है। कल्पना जहाँ भी होती है कलाकार वहीं होता है। और इस मायने में मैं हर कलाकार को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत स्नेह से देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसकी मेहनत है वो। तो ये जिनकी भी कलाकृतियाँ हैं इतनी सुंदर सुंदर सजी हुई हैं, इन सब कलाकारों को मैं बधाई देना चाहती हूँ और इस इमेजिनेशन तक पहुँचने के लिए उनको मैं सच में अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। अभी अमिता ने अपनी कविताएं सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती थी आप एक दो और पढ़ो। इसको थोड़ा ऊंचा कर दें। मुझे ठीक है। मैं चाहती थी हालांकि आप थोड़ी सी और कविताएं पढ़ें, पर अगली बार जब कभी हो हमारा साथ में तो थोड़ी सी और पढ़ना। और सबसे ज़रूरी बात, जो हमारी मॉडरेटर हैं उनको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि वो एक ऐसा संयोजन क्रिएट करती हैं, पुलों को जोड़ती हैं। एक के बाद कौन दूसरा आएगा, दूसरे के बाद कौन तीसरा आएगा, उस गैप को कैसे भरती हैं अपने शब्दों से। जब हम अपने बारे में अपना परिचय सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितनी प्रशंसा हो रही, मैं तो शर्मा जाती हूँ। तो ये काम अब सुनना भी है अपने बारे में, तो ये काम एक मॉडरेटर ही कर सकता है। तो बहुत धन्यवाद रोहिणी। मैं आज आपको जो कविताएं सुनाने जा रही हूँ वो महादेव सीरीज से हैं। पहली कविता है गिर जाने का छंद। चाहे इसमें महादेव शब्द हो या नहीं हो, लेकिन वो उन्हीं को समर्पित है। गिर जाने का यह कोई छंद नहीं, गिर जाने का यह कोई छंद नहीं, यह एक सबसे उजाड़ ई की मात्रा है। गिरी हुई चीज़ें बिखरती ही हैं, जैसे मेरा अहम गिरा और टूट कर फैल गया रसोई के हर कोने में, उस कोने तक भी जहां अपने अहम से मृत मक्खी का कोकून बनाकर एक मकड़ी लेटी थी चारपाई बिछाकर। कितनी अंतरंग कंपन थी यह आत्मबोध के क्षणों की। कतार। कभी कभी मैं चुनती हूँ केशों की सज्जा, कभी कभी मैं चुनती हूँ केशों की सज्जा, भौहों का तीर समान आकार और लाल छोटी बिंदी माथे पर। कभी कभी संघर्ष मुझे चुनता है, कभी कभी संघर्ष मुझे चुनता है। मेरे कंधे हैं उसकी सूची में 108वें क्रमांक पर। मैं कतार में हूँ। मैं भस्म हुई। स्त्री का कोई अंत्यकरण नहीं होता क्या? स्त्री का कोई अंतःकरण नहीं होता क्या कि कोई भी चला आता है उसके जीवन में और उसे एक नाम दे जाता है। जन्म के समय अम्मा और पिता ने एक नाम दिया और मिली पहचान जन्म प्रमाण पत्र पर। फिर विद्यालय ने और मिले अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के कागज़। फिर बचपन की सखी अनु मनचंदा ने दिया एक नाम और हमने सीखे मिलकर अल्फ़ा बीटा गामा के पाठ। फिर पड़ोस की गुप्ता आंटी ने इमली कहकर पुकारा। इमली, क्योंकि मैं घूमती रहती थी ना ऐसे चटपटी बातें करती हुई, और अक्सर पिसवाई चटनी सिलबट्टे पर। फिर एक तरफा प्रेम में पागल एक युवक ने नाम दिया भाग्यश्री, जबकि मुझे पसंद थी माधुरी।
फिर सालों बाद एक नाम मैंने स्वयं ही दिया स्वयं को। लिखी हृदय की कविताएं अनगिनत और पाया तिरस्कार पिता से। एक नाम दिया प्रेमी ने, अंततः खंडित हो गई सब पहचाने, जैसे खंडित होता है कोई बीज मंत्र। फिर एक नाम दिया चैतन्य ने, और भस्म होने लगे सभी नाम, पहचाने और ठिकाने। अहो भाग्य महादेव, अहो भाग्य। आत्मनिर्धारण। मैंने आत्मनिर्धारण पाया माँ गंगा के पत्थरों से। मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है पीछे पीछे सुंदर। मैंने आत्मनिर्धारण पाया माँ गंगा के पत्थरों से, तय किया स्वयं को गंगा घाट पर, विस्तार मिला मुझे उन लहरों के बीच। उस एक आवाज़ कानों में आई, सुन लड़की, यह देह है और इसकी भी स्मृतियाँ हैं। हर जोड़ पोर पोर में है, ये कचोटेंगी जैसे दीमक चाट जाती है लकड़ी पर सबसे सुंदर नक्काशी को भी, कि सुंदरता पुकार है विनाश की, या फिर दीमक ही है आसपास बैठा हर मनुष्य। अधूरा कुछ। हमारे प्रेम की त्वचा पर कोई चमत्कार नहीं था। हमारे प्रेम की त्वचा पर कोई चमत्कार नहीं था, एक गर्माहट थी, जैसे बरसों पुराने तकियों की नरमी, जो हर रात एक दूसरे की ओर सरका देते हैं हमने एक दूसरे को सौंपे गिले शिकवे और किताबों के संदूक। हमने एक दूसरे को सौंपे गिले शिकवे और किताबों के संदूक, विश्वास के मन के उगले अपनी चेतना के मुंह से। सालों तक नब्ज पर नब्ज रख हमने सीखा कि प्रेम मांगता है नग्न विश्वास। सालों तक नब्ज पर नब्ज रख हमने सीखा कि प्रेम मांगता है नग्न विश्वास, उसे तपाता है, अंततः उसी पर उकेरता है अपनी आकृति। अब हम तराजू के पलड़ों पर हर दिन तोलते हैं अपने अपने मन की। उसका 800 ग्राम मौन भारी पड़ता है मेरी 200 ग्राम चुलबुलाहट पर, और मेरी 800 ग्राम सच्ची दुश्वारियाँ निगल जाती हैं उसके 200 ग्राम मौन को। वो कहता है मुझसे, तुम संपूर्ण करती हो। वो कहता है मुझसे, तुम संपूर्ण करती हो मेरे हिस्से का अधूरा कुछ। अभी पूरी नहीं हुई थी। अच्छा। और मैं देखती हूँ कि वो बचा रहा है मुझे, जैसे खोल रहा हो मेरे बचपन के बंद कमरे, एक एक कर बिना डराए मुझे। अगली कविता है योग निद्रा। थोड़ी देर मुझे दो योग निद्रा, थोड़ी देर मुझे दो योग निद्रा, थोड़ा सा आभास ज्ञान, चुटकी चंदन जितना अधिकार, कि बैठ सकूं कैलाश की किसी अनदेखी पगडंडी पर। थोड़ी सी मर्यादा भी दो महादेव, थोड़ी सी मर्यादा भी दो महादेव, कि अपने कंठ के लिए चुन सकूं तुम्हारे कंठ का विष। निशब्द विकल्प नीली पड़ जाए सांस, त्वचा और अनुभूति मेरी, लेकिन परिभाषित ना होने दूँ स्वयं को कभी, यह साहस तुम ले लेना महादेव। पेड़। ना पुत्र हूँ मैं ना पुत्री, ना पुत्र हूँ मैं ना पुत्री, एक पेड़ हूँ केवल, ईश्वर के घनत्व से उपजा, सिंधु घाटी के जल से विचारित, तद्भव और तत्सम शब्दों की लिपि एकमात्र घर है मेरा।
धीमी पड़ती रोशनी। उसका ध्यान टेक्स्ट करने में था और मेरा किसी बात पर। उसने पता नहीं कौन से ब्रांड की विस्की लाने के लिए इशारा किया, लार्ज। तब भी मैं उसी किसी एक बात पर अटकी थी। उसने कहा, तुम कोमल हो मन की, तुम जूस या फ्रेश लाइम सोडा पियो कि चढ़ती है शराब मन पर भी। मैं उस अटकी बात के लिए अब दरवाजे खोलने की कगार पर खड़ी थी। रेस्तरां प्रेम करने वालों के लिए नहीं था, लेकिन मैं प्रेम में पड़ रही थी, धीरे धीरे, जैसे बर्फ़ पिघल रही थी शराब के उसके ग्लास में। मुझे शिकायती और निकम्मा होना पसंद है उसके सामने, लेकिन उसे पसंद है दौड़ना और दुनिया की सभी गोटियां अपनी जगह लगाना। उसने कहा, अब लाइम सोडा पी भी लो, फ्रेश है। मुझे सुनाई दिया, मेरी प्यारी मोनालिसा, अब तुम अपनी ठहरी मुस्कान से बाहर आ जाओ। मुझे दुनिया सेब की तरह खानी है पूरी की पूरी। मैं ज़िद्दी हूँ अपनी ऊल जलूल बातों में। उसने गहरी सांसों के एतबार की कोई बात कही, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। मुझे माफ़ करना मेरी जान, मैं ख्याल भी बहुत पकाती हूँ, बेहद नालायक किस्म के। उसका ध्यान अब टेक्स्ट पर से हट चुका था, मुझ पर था। मैंने फालतू की कोई अदा दिखाई। मैं जानती हूँ उसे पसंद है मेरी हर फालतू की बात। मुझे प्यास लगी इस बीच। रेस्तरां की सारी गीली आवाज़ों को मैंने अपने हैंड बैग में ठूस दिया बेदर्दी से। प्यास से होठ नाराज़ हुए, चीयर्स की ध्वनि गूंजी, गला भीग गया दिल तक। फ्रेश लाइम सोडा में तैरती नींबू की एक खुशनुमा दुबली गोल फाक कितने मजबूत चरित्र की थी। अकेली और अपनी ही सुगंध में डूबी, उसने कहा, तुम्हें प्यार की सख्त ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की नहीं। रेस्तरां की रोशनी धीमे पड़ने लगी थी। पीड़ा का बाज। ये कविता ऋषिकेश सीरीज़ की है और वहीं पर ही लिखी गई थी। देखने की भूमिका क्षणिक होती है, देखने की भूमिका क्षणिक होती है, उससे भी क्षणिक है कहने की भूमिका। स्वयं को एक झटके से मुक्त कर देना सरल हो सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा अंतहीन असीम उड़ान भरता हुआ एक बाज हो सकता है मेरी जान। बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से, बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से। पीड़ा का स्थान सबसे पवित्र है, पीड़ा के आंसू सबसे महंगे। बीटल्स आश्रम के मोक्ष पाए और चलमराते दरवाज़ों खिड़कियों को गौर से देखा मैंने। एक आंधी थी उनमें, कई प्रेमी जोड़े घूम रहे थे वहाँ, लेकिन बिना हाथ थामे एक दूसरे का, जैसे पीड़ा के बाज ने उनके ऊपर से भी उड़ान भरी हो। एक जर्जर रसोई थी वहाँ, उसके आकाश में थे 6,000। मैंने तुम्हें बहुत याद करना चाहा वहाँ मेरी जान, जैसे ये रसोई मेरी ही थी और तुम इंतज़ार में थे मेरे पकाए किसी स्वादिष्ट पकवान के लिए। तभी एक बाज उड़ता दिखाई दिया मुझे। मैं जान गई ये पीड़ा का बाज है। मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना, मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना। मैंने अपने आंसू का एक कतरा भी नहीं बहने दिया बीटल्स आश्रम में। मैं गर्व से मुस्कुराई, गर्व से जर्जर खिड़की के बाहर झांका। गर्व ही था जो मेरी आखिरी पूंजी था। मेरे शरीर की भाषा की कोई मात्रा गलत नहीं थी। मुझे लगा मैं अच्छा अभिनय कर लेती हूँ आजकल। कित्सुगी कला शायद मेरे शरीर के तिलों में है। इसीलिए तुम अक्सर कहते हो मुझे चेहरा चमकता है तुम्हारा, पर मैं ही जानती हूँ मेरी जान कि मेरे सर पर रोज़ पीड़ा का बाज मंडराता है। ये आखिरी है। तुम मेरे बारे में धैर्य बरतना, तुम मेरे बारे में धैर्य बरतना। मैं आपाद मस्तक
एक सूर्य हूँ। थैंक यू।